हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, इस वीडियो में मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो ऐतिहासिक वैकेंसी है, जो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा लाया गया है, ये वैकेंसी में आपके लिए पहले की अपेक्षा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना क्यों आसान हो गया है। पहले नंबर पे इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि कैसे हम मिनिमम 90 नंबर जो है वो कैसे हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहले नंबर पे जो बात करते हैं कि ये वैकेंसी कैसे पहले की अपेक्षा आसान हो गई है। पहले देखिए, दो चीज़ है। पहले तो इतने बड़े बल्क में मात्रा में कुछ सीट आ गया है और सीट 2350 है। 2350 है। आई थिंक 2350 सीट पे अभी तक 5 लाख फॉर्म पड़ चुका है। 5 लाख फॉर्म पड़ चुका है और 5 लाख फॉर्म में हम ये मान के चलते हैं कि 4 लाख लोग जो हैं वो आपके बैठने जा रहे हैं वैकेंसी में, यानी कि प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। हालांकि इससे भी कम बैठेंगे क्योंकि 1-1.5 लाख लोग स्किप कर ही देते हैं कुछ ना किसी कारणों से। हम 4 लाख लोगों का लेके चलते हैं, हालांकि 3-3.5 तक बैठेंगे। इन 4 लाख लोगों में 2350 को अगर गुणा कर दे हम 20 से, तो लगभग कितने लोग मेंस देंगे? तो लगभग 25,000 लोग क्या देंगे? मेंस देंगे। 4 लाख लोग बैठेंगे और 25,000 लोग क्या देंगे? मेंस देंगे। तो देखिए, ये हम इसको हटा दिए तो 25 का 14 से गुणा करते हैं तो 16 आंसर आता है। यानी कि एक सीट में मेंस पे कितने लोग कॉम्पिटिटर हैं? 16 लोग। एक सीट मेंस पे लिए कितने लोग कॉम्पिटिटर हैं? 16 लोग। तो अब देखिए, केवल 16 लोग, यानी कि हर 16वां व्यक्ति क्या करेगा? मेंस देगा। आपको ये आइडिया लग गया कि केवल 16 लोगों से आपकी फाइट है प्रीलिम्स में। बहुत बड़ी फाइट नहीं है ये, सिर्फ 16 लोगों से फाइट है। अगर पिछला में देखा हूं मैं, तो अगर 69वीं का देखते हैं तो 320 के आसपास सीट थी। इसका गुणा करते हैं हम, 20 गुणा करेंगे तो लगभग 13 दूनी के 36, लगभग 4000 लोग के आसपास मेंस लिखे थे और फॉर्म पड़ा था कितना? 4 लाख के आसपास। वही वाला अपॉर्चुनिटी मान लीजिए 3030 तो 40, मतलब 100 लोगों के बीच में 69 में पीटी पर 100 लोगों के बीच में कंपटीशन था। ठीक है, 68-67 तो हटा ही दीजिए, उस 68 में थोड़ा कम फॉर्म पड़ा था, 67 में तो और ज़्यादा फॉर्म पड़ा था। तो पिछले कई वैकेंसीज से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो प्रीलिम्स होने जा रहा है, इसमें कैंडिडेट की जो संख्या है एक दूसरे से कम है। पहले 100 लोगों से हुआ, फिर 70 लोग, 30 लोग, 35, मतलब मिनिमम 30-40 लोग पीटी के लिए कॉम्पिटिटर थे ही थे। लेकिन अब देखिए, केवल और केवल 16 लोगों से कंपटीशन है ऐतिहासिक वैकेंसी में, जहां की डिप्टी एसपी, एसडीएम, आरडीओ, बीडीओ, मतलब कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जो कि बेहतरीन हो बिहार सरकार का और बच्चों का ड्रीम जॉब हो, जो बीपीएससी में जाना चाह, बीपीएससी के थ्रू सर्विस करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये वैकेंसी हो। और सारे वैकेंसी हैं इसमें। तो आप देख लीजिए कि कम से कम जो मतलब कंडीशन है वो ये है कि 70वीं बीपीएससी में 16-17 लोग, आप 20 लोग मान लीजिए, 16 की अपेक्षा हम 4 लोग और बढ़ा देते हैं, 20 लोगों से केवल कंपटीशन है आपका। ठीक है, लेकिन याद रखिए, ये जो 20 लोग हैं ना, ये खतरनाक वाले 20 लोग हैं। मतलब एकदम नेक टू नेक फाइट वाले 20 लोग हैं। अगर 10 लोग इसमें से भी थोड़ा सा एवरेज निकाल दीजिए, कुछ नए बच्चे होंगे, कुछ सेकंड टाइम होंगे, कुछ मतलब बिना मन के भी डाल दिए होंगे, कुछ लोगों का अन्य वैकेंसी, क्योंकि मुझे मैसेज और कॉल आ रहा है कि आरआरबी वाले भी डाल दिए हैं, एसएससी वाले भी डाल दिए हैं, जो कि डेट के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लीजिए वो 1-1.5 लाख, मतलब 20 में 5-7 ऐसे लोगों को निकाल लीजिए, फिर भी 10-12 लोग आपके सामने हैं। 10 ही लोग मान लीजिए, 10 लोग जो है ना, खतरनाक वाले 10 लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक बात पॉजिटिव वे में ये सोचना है आपको कि अगर आपका मेरिट देखा जाए तो पिछले 2-3 बार से 95 से 100 के बीच में रह रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 70 में तो 91 मेरिट थी। बताइए, 150 क्वेश्चन में केवल 91 क्वेश्चन था। बहरहाल 91 मेरिट था पिछली बार, जबकि 350 सीट था। इस बार उसका 7 गुना ज़्यादा सीट है। समझ में आ रहा? 3-7 21, समझ में आ रहा है ना? 21, 7 6.5, मतलब 6 गुना ज़्यादा सीट है 350 की अपेक्षा। और 91 गया था। पिछली बार 100 लोग कंपटीशन में थे, इस बार केवल 10 लोग कंपटीशन में हैं। समझ में आ रहा?
तो ये तो हो गया आपको मोटिवेट और चार्ज करने की बात। दूसरा बात, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कम है लेकिन खतरनाक वाले हैं और नेक टू नेक फाइट होने वाली है। और दूसरी जो समस्या खड़ी होने जा रही है वो होगी बीपीएससी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि पेपर हम बेहतरीन करेंगे। भाई वो 69 के पहले भी बताए थे कि पेपर का बेहतरीन करेंगे, 68 के पहले भी बताए थे कि पेपर बेहतरीन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन के एनालिसिस करके देखें पिछले 3 साल में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है लेकिन प्लेन क्वेश्चन भी आए हैं और प्लेन क्वेश्चन लगभग 100-105 के आसपास होते हैं सीधे सीधे। और सीधे सीधे मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ PYQ करके जाता है वो मान लीजिए कि 65 से 70 क्वेश्चन सेव कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए मैं ये अपना अनुभव ही नहीं बता रहा हूँ, पिछले 7-8 साल का क्रक्स बता रहा हूँ, पहला नंबर। और दूसरा, आप लोग YouTube चैनल्स पे बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले जो बंदे हैं, बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो बंदे हैं वो जाते हैं और जो 69 का इंटरव्यू दे रहा है, जो 68 में इंटरव्यू दे चुका है, जो 67 में इंटरव्यू दे चुका है, यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देख लीजिए। वो बंदे कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। क्या है कोई झूठ बोलेगा, मतलब झूठ बोलेगा तो 1-2 लोग बोलेगा ना, पूरा मतलब सैकड़ों लोग ही झूठ बोलेगा। 90% लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ, NCERT पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स में 5-7 टॉपिक हैं उनको पढ़ के जाओ, साइंस में 10-12 टॉपिक हैं उनको पढ़ के जाओ, आप एनालिसिस करेंगे तो मॉडर्न में केवल 8 या 7 टॉपिक हैं उनको पढ़ के जाओ। इस तरह से करेंगे 85-90 टॉपिक बनता है टोटल, आपका 100 टॉपिक के अंदर बनता है। इनको मन से जो चाहे तो मुश्किल से 15-20 दिन में अगर लपेटना चाहे तो 7-8 घंटे में लपेट सकता है, जो 7-8 घंटा डेली बैठने की मादा रखता है। तो समझ में आ गया, प्रीलिम ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, NCERT या SCERT पढ़ के जाओ, 2 चीज़, लूसेंट जो यहाँ का रामबाण है उसको पढ़ के जाना, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मत छोड़ना। ये 3-4 चीज़ें करके जाओ, प्रीलिम्स आपका होगा। मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो, अभी भी 1-1.5 महीने समय है। हर 5वें-6वें दिन एक मॉक टेस्ट लगा लो, पेपर से 5-6 मॉक टेस्ट भी मार लोगे ना बहुत है। देखो मॉक टेस्ट मारने का मतलब है आप अपने दिमाग के उस हिस्सों को एक्टिव कर रहे हो जो एग्जामिनेशन हॉल में एक्टिव होने वाला है, तो आप कमरे में बैठ के उसे एक्टिव कर लो, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का बस इतना ही मतलब है, अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहा है तो उससे ज़्यादा हतोत्साहित ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने वाले और आयोग के पेपर बनाने वाले बहुत अंतर होता है। आयोग के पेपर बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं, मॉक टेस्ट कैसे बनते हैं मैं जानता हूँ, मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहा है तो हतोत्साहित ना हो। हाँ, जिस सेक्शन में कम नंबर आ रहा है उस सेक्शन को आप इंक्रीज करें और बेहतर करें, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चार्ज रखें और पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर पेपर के पीछे पागलों की तरफ पड़ जाए, भूत की तरह, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी तो 2 दिन आप लोगों का छठ में जाएगा, उसके बाद तो मुश्किल से 35-40 दिन बचेगा, क्योंकि 10 दिन उधर बचेगा और 20 दिन इधर बचेगा, 30-35 दिन बचेगा। लेकिन 35 दिन कम नहीं होता है। 35 दिन जिसने रगड़ के पढ़ दिया यूपीएससी का मेंस लिख सकता है भाई, ये तो बीपीएससी है। बहरहाल एक लास्ट मुद्दा अभी मुझे सुनने को मिला है कि आयोग अब ईमेल से सर्वे करेगी। क्यों ईमेल से सर्वे कर रहे हुए? 15 तारीख को पहले ये बुलाएंगे, उसके बाद अपना जो नौटंकी होगी उसके बाद ईमेल से सर्वे करवाएंगे। भाई क्यों इतना नौटंकी कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों इतना एक्साइटेड हो आप नॉर्मलाइजेशन करने के लिए? क्या ही मिल जाएगा आपको? हाँ, मिलने को तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, वो आपका हिडन इंटेंशन है, हम लोग उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते। संवैधानिक निकाय पे कमेंट कैसे कर सकते हो? लेकिन हम संवैधानिक निकाय पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। संवैधानिक निकाय के पीछे जो कुटिल और साजिश करता घातक लोग बैठे हैं, जिनका पैसा ही यही है कि जो मासूम बच्चों का, गरीब पिछड़ा तबका, जो ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है, मेहनत कर रहा है, जो जिसके पास संसाधन नहीं है लेकिन दिन रात एक कर रहा है, उनके सपनों को कुचलने के लिए बैठे हैं। ऐसे निर्मम और निर्दयी लोगों से लड़ाई है। नॉर्मलाइजेशन मत लगने दो, मतलब मत लगने दो, ये आपका हक है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये आयोग चल रहा है। लेकिन एक बात और जान लेना, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं ना, आयोग पहले ही लिख चुका है कि मैं 2 पालियों में करा सकता हूँ, लेकिन फॉर्म ज़्यादा पड़ेगा तब। फॉर्म ज़्यादा पड़ा ही नहीं है। ये भी कहने में आया है ये कि एक टीचर गए थे,
और आके वो आयोग के अध्यक्ष से मिलके और आए और बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक प्राइवेट टीचर से इतना क्यों ही मिल रही है, और ये प्राइवेट टीचर किस अथॉरिटी से जाके मिल रहे हैं, मतलब कितना कौन अथॉरिटी दे दिया इनको कि जाके पूरे बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, मतलब किस भाई संवैधानिक पद पे बैठे और संवैधानिक आयोग से बात करने की एक ऑथराइज्ड पर्सन को केवल हक है, लेकिन प्राइवेट बॉडी कोई भी टीचर कोचिंग हो, पहले तो ये मतलब गलत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई ना। पहले तो प्राइवेट टीचर से संवैधानिक बॉडी मिल ही क्यों रही है, यही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि एक संवैधानिक बॉडी है और वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन से जो कि किसी भी पद पे नहीं है, किसी मतलब हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, प्राइवेट टीचिंग के पद पे और योग्यता वाला कोई अलग ही पैरामीटर हो जाता है, लेकिन भाई क्यों मिल रही है बार बार, और क्यों कौन किस अथॉरिटी से वो टीचर मिल रहा है, कोई भी टीचर क्यों मिल रहा है और आयोग क्यों बुला रही है। आयोग ऑथराइज्ड है पेपर कराने के लिए, और आयोग और बच्चों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अगर आयोग को नॉर्मलाइजेशन करना है तो सीधे बच्चों से संवाद कर रही है, करें, लेकिन बच्चों से संवाद कर रही है तो उनकी सुने। मैं कल 2-3 जगहों का सर्वे देख रहा था, 90 बच्चे 100 में 90 बच्चे कह रहे थे कि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। 10 बच्चे क्या थे, कौन थे, मैं नहीं जानता, और उनका 10 बच्चों का क्या इंटेंशन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के पीछे। लॉजिकली बात करो ना यार, किस एंगल से बात करोगे, कहाँ बात करोगे, टिकोगे ही नहीं कहीं। तो ये हिडन इंटेंशन जो भी हो, ईश्वर जाने, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा, लेकिन सच यही है कि आयोग को यार मरना सबको है। जो कुछ हम लोग करके जाएंगे, दे के जाएंगे इस पृथ्वी पे, वहीं याद रहना है, वहीं दुनिया चलाएगा। समाज को कितना बेहतर करके जाते हैं हम, इस सोसाइटी को, इस देश को, राष्ट्र को कितना कुछ बेहतरीन दे के जाते हैं, यही दुनिया में याद रखा जाएगा। भाई कुछ अच्छे बच्चे जो गरीब तबके से हैं, पिछड़े तबके से हैं, समाज में संघर्ष कर रहे हैं, टैलेंटेड है, वैसे बच्चे अगर समाज को कुछ देने के लिए आएंगे ना, तो चाहे जितना करप्ट हो जाएंगे, गिरते हालत में भी अच्छा दे के जाएंगे। लेकिन असंवैधानिक प्रक्रिया से, गलत प्रक्रिया से, गलत तरीके से जो इस पद में आएगा और मतलब सर्विस के लिए आएगा, वो अच्छा नहीं कर पाएगा। वैसे भी देश में मतलब देश अभी ग्रोइंग एज में है और ग्रोइंग पीरियड में चल रही है। इस देश को कुछ बेहतरीन लोगों की ज़रूरत है जो सिस्टम में आके अच्छा काम करें, जिनके अंदर मोरलिटी बची हो। यूपीएससी इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ा रही है, मानते हैं बीपीएससी इथिक्स एंड इंटीग्रिटी नहीं ले रही है, लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सोसाइटी को बेहतर कर सकें। देखो भाई, अगर आप मेरा जो हक है, जो मेरा बनता है, आर्टिकल 19A मुझे बोलने का अधिकार देता है, तो जितना अधिकार मुझे मेरे पास है मैं पूरा प्रयोग कर रहा हूँ। जितनी सक्षमता, संसाधन, बौद्धिक क्रिया, मानसिक सक्षमता है मेरे पास, जो कुछ भी समाज से और अपने बंधु बांधवों से अर्जित किया है, उसका मैं सकारात्मक तरीक़ा से देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आयोग से भी गुजारिश कराऊंगा, या जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको सकारात्मक लीजिए और आयोग को समझाइए कि मत करिए नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बच्चों के मेंटल टॉर्चर का। बहुत बच्चे उत्साहित हैं, सकारात्मक देना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं कि इस बार जो इतना मेहनत करूंगा उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन लगा के वो प्रतिफल आप नहीं दे पाओगे, ये आयोग भी जानता है। तो ये तो रही मेरी बातें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो के रीच को बढ़ाइए। भाई देख रहा हूँ कि 20-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, 18-18 हज़ार लोग, 15-15 हज़ार लोग, लेकिन भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ये करिए और इसके रीच को बढ़ाइए, आप ही लोगों के लिए खड़े हैं। और अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं, तर्क में दम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।